ना एलन मस्क, फोर्ड कर पाया कोई जादू। देखते रह गए चीन, जापान और जर्मनी। भारत बन गया ऑटोमोबाइल सुपर पावर। अब टाटा ने कर दिया वो ऐलान जिससे हिल गया अमेरिका। भारत की दुर्लभ तकनीक मचाएगी दुनिया में गदर। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसा तूफान चलने वाला है जिसके नाम से ही अब जापान और जर्मनी की हवा टाइट है। तो चीन बेहद परेशान है क्योंकि भारत के सबसे भरोसेमंद टाटा मोटर्स ने खुद ऐलान कर दिया है कि अब भारत का ऑटोमोबाइल महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी अब स्पोर्ट्स कार से लेकर सुपर कार तक आपको जर्मनी, जापान, अमेरिका या चीन का नाम तक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने इसकी बाकायदा तैयारी भी कर दी है। जी हाँ, टाटा मोटर्स के एमडी ने खुद ही एक ऐलान कर दिया है कि जल्द ही भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा हब बन जाएगा, सप्लाई चेन का मेन सेंटर बन जाएगा। दोस्तों, भारत इस समय पहले से ही टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। दुनिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स भारत में ही बनाए जाते हैं और यहीं से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। वैसे भी पैसेंजर व्हीकल्स का फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भारत अभी भी है, जबकि 1930 के दशक तक तो भारत की ज्यादा जनसंख्या ने कार देखी तक नहीं थी। उसमें केवल गिनी चुनी गाड़ियां ही भारत में देखने को मिलती थी, वो भी दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाती थी। 1940 के दशक तक तो भारत के पास अपनी कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही नहीं थी, लेकिन जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ हद तक तैयार था। आज भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पैसेंजर व्हीकल का चौथा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हब बन गया है। भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी जी ऑटो अवार्ड्स के दौरान ये बताया था कि भारत के जीडीपी में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान है और अगले 5 साल में भारत दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। दोस्तों, ये दावा सही भी है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि क्यों इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, कितनी रफ्तार से भारत ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ की है और सबसे जरूरी ये कि आखिर क्या तैयारी है टाटा मोटर्स की भारत के लार्जेस्ट और मजबूत मैन्युफैक्चरर हब बनाने के लिए। भारत को ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की राह में सबसे आगे जो क्षेत्र दौड़ रहा है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, क्योंकि कार लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। एक घर खरीदने के बाद एक इंसान का सबसे बड़ा सपना अपनी खुद की कार खरीदना होता है। इसीलिए कार्स को मैन्युफैक्चर करना और उसके बाद डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना बहुत फायदेमंद रहा है भारत के लिए। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू से ही बहुत सी लिबरलाइज्ड पॉलिसी बनाई है ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खुश किया जा सके। आज भारत की जीडीपी में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 71% है। सोचिए जरा, लेकिन 3 दशक पहले तक ये इंडस्ट्री अपना सिर्फ 2.7% योगदान ही भारत की जीडीपी में दे पाती थी और केवल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी की बात करें तो उसमें आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 49% कंट्रीब्यूशन है। यानी आज से 3 दशक पहले तक भारत के बहुत ही कम लोग कार खरीदना पसंद करते थे। या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत की ज्यादातर पॉपुलेशन कार्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी और भारत के अमीर लोग जो कार्स को अफोर्ड कर सकते थे वो मेड इन इंडिया कार की बजाय फॉरेन की कार खरीदना ज्यादा प्रेफर करते थे। इसीलिए भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रिसर्च और सर्वे कंडक्ट करती गईं, उन्हें जानकारी होती गई कि भारत की रीच, लोगों की मार्केट यानी महंगी कार्स की मार्केट बहुत छोटी है। लेकिन अगर अफोर्डेबल कार बनाई जाए तो भारत की ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कार खरीदने में इंटरेस्टेड होगी और साथ ही टू व्हीलर्स की डिमांड भी भारत में बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत को 4 पार्ट्स में देखने लगे। पहला और सबसे बड़ा पार्ट टू व्हीलर्स का। भारत चौथे ऑटो सेक्टर में 75% से भी ज्यादा योगदान टू व्हीलर्स का ही रहा है। दूसरा पार्ट था थ्री व्हीलर्स का। तीसरा पार्ट वो पॉपुलेशन जो पैसेंजर व्हीकल अफोर्ड कर सकता है और चौथा पार्ट कमर्शियल व्हीकल्स का, जिसमें हैवी से लेकर लाइट व्हीकल्स तक शामिल हैं। दोस्तों, भारत में जब कार मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई तो विदेशी कंपनियां भारत के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को डोमिनेट करती थीं। सबसे पहले हिंदुस्तान मोटर्स ने 1957 में मॉरिस मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन में भारत की पहली ऐसी कार बनाई थी जिसे भारत में मैन्युफैक्चर किया गया था। इसका नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। 1970 के दशक तक भी भारत में बहुत ही कम लोग कार अफोर्ड कर पाते थे और पहली बार 1981 मारुति उद्योग लिमिटेड ने मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए कॉस्ट एफिशिएंट कार बनाने के लिए सुजुकी मोटर कार कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया। मारुति 800 जो आज तक की भी मिडिल क्लास फैमिली की पसंद रही है क्योंकि अफोर्डेबल है। इसके बाद ही भारत के कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश मिला। लेकिन दोस्तों, अभी तक भी भारत की पैसेंजर कार की वो डिमांड नहीं थी। कार अफोर्डेबल होती थी तो उनमें मॉडर्न फैसिलिटी नहीं होती थी या फिर सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। दुनिया की कार्स बहुत आगे थी भारत के मुकाबले। लेकिन फिर 1998 में टाटा मोटर्स ने लॉन्च की भारत की सबसे पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार टाटा इंडिका और इसके बाद शुरुआत हुई भारत के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की। टाटा मोटर्स सबसे पहले यह टैकल कर पाई थी कि भारत की जनसंख्या को क्या चाहिए और उसने भारत की सड़कों के अनुसार मजबूती, अफोर्डेबिलिटी, फैसिलिटीज, सेफ्टी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करने वाली कार्स बनानी शुरू कर दी। जहां दुनिया की कार्स की आउटर बॉडी भारत की सड़कों पर ज्यादातर नाकाम ही रहती थी, वहीं भारत में मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ियों को स्टील की आउटर बॉडी दी जाने लगी। फैसिलिटीज के
साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय टाटा मोटर्स ने कार का साइज छोटा कर दिया। धीरे धीरे भारत की ज्यादातर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी ये इंडियन फैमिली डिमांड समझ में आने लगी और भारत बन गया स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब। भारत की कार्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगी क्योंकि ये गाड़ियां अफोर्डेबल भी थीं और सेफ भी। अब भारत ऑटोमोटिव सेक्टर का पूरा ध्यान टेक्नोलॉजी और क्वालिटी मेंटेन करने पर था। जो देश 1970 के दशक तक भी ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कहीं स्टैंड नहीं करता था, वो 2000 के दशक के बाद तेजी से आगे बढ़ने लगा। कमर्शियल व्हीकल का इसमें खास योगदान देखा गया और कमर्शियल व्हीकल्स की जरूरतों को भी सबसे पहले टाटा मोटर्स ने ही समझा। भारत के कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड भी साथ साथ चल रही थी। दोस्तों, भारत में पहली बार कोई सेक्टर दुनिया के साथ साथ चल पा रहा था, वरना ज्यादातर सेक्टर्स में जब तक भारत में कोई टेक्नोलॉजी एंटर करती थी तब तक तो ग्लोबली वो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी होती है और भारत बहुत पीछे पिछड़ जाता है। हमारा इशारा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के एमडी शैलेश चंद्रा का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत ईवी के मामले में दुनिया के दूसरे ऑटोमोटिव सेक्टर्स के साथ साथ चल रहा है और भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले ईवी की डिमांड ज्यादा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। जबकि पेट्रोल या डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की डेवलप टेक्निक्स भारत में तब पहुंची थी जब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी थी। और ये बस भारत नहीं कह रहा है दोस्तों, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर तोशीहिरो सुजुकी का कहना है कि जैसी वर्कफोर्स ईवी इंडस्ट्री को चाहिए वो भारत के पास मौजूद है और भारत जल्द ही दुनिया का लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर बन सकता है। जो भारत 1998 में जाकर सबसे पहली स्वदेशी कार बना पाया था, वो भारत आज 125 देशों में व्हीकल्स एक्सपोर्ट करता है। भारत के टू व्हीलर्स की डिमांड के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं और ऐसा नहीं है कि भारत की केवल पैसेंजर व्हीकल की डिमांड दुनिया में बढ़ रही है, भारत की लग्जरी कारों की डिमांड भी दुनिया भर में बढ़ रही है। टाटा मोटर्स ने सन 2008 में ब्रिटिश ब्रांड जगुआर लैंड रोवर का प्रदर्शन किया और उन्हें मर्ज कर दिया था, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि 3 से 4 दशक पहले तक भारत कहीं भी नहीं था लग्जरी मार्केट में। टाटा मोटर्स का कहना है कि वो ईवी को सिर्फ पैसेंजर व्हीकल सीमित नहीं रखेंगे, वो इंडियन टू व्हीलर्स, 3 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स को भी बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की तैयारी कर चुके हैं। कुछ ही सालों में भारत के पास दुनिया के सबसे विकसित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे और भारत ईवी के एक्सपोर्ट में सबसे आगे होगा। आज के समय में दोस्तों, एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि भारत को ज्यादा समय नहीं लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में। क्या आपको भी लगता है कि टाटा मोटर्स अपने दावे को सच में बदल पाया है? क्या इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक ऐप पर और यूट्यूब पर, ताकि हर भारतीय भारत के आने वाले भविष्य की जानकारी रख सके। और फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ और साथ ही आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।